नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तोहफा, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। कैबिनेट ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी दी मंजूरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया 100 साल पूरे होने का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का। केंद्रीय राज्य मंत्री पेमा सानी चंद्रशेखर पहुंचे रुड़की। CSIR CBRI में देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का किया उद्घाटन। कहा, CBRI ने दिखाई ग्रामीण भारत के लिए सस्ते घरों की राह। पिथौरागढ़ से मुंशियारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आज से शुरू हुई हेली सेवा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वर्चुअली शुभारंभ। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और देश भर के साथ साथ देहरादून में भी धूमधाम से मनेगा दशहरा पर्व। परेड ग्राउंड में जलेगा 121 फीट ऊंचा रावण। पूरी हुई तैयारी। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 49.2 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए DA/DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से DA और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसके साथ ही 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने को भी मंजूरी दे दी गई है। 20 KV उन जिलों में खोलने का प्रस्ताव है जहां वर्तमान में कोई KV नहीं है। 14 KV आकांक्षी जिलों में, 4 KV वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 KV नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी समारोह में भाग लिया। शताब्दी समारोह RSS की विरासत, संघ के सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में संघ की भूमिका को दर्शाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि RSS राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले आज ही के दिन एक संगठन के रूप में RSS की स्थापना मात्र एक संयोग नहीं था, बल्कि यह हजारों वर्षों से चली आ
रही एक परंपरा का पुनरुत्थान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्मरण कराते हुए कहा कि स्वयंसेवकों ने साल 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में गर्व के साथ भाग लिया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। 100 रुपये के इस सिक्के पर एक ओर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंकित है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है, जबकि स्वयंसेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से उनके समक्ष नतमस्तक दिखाया गया है। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कच्ची दीवारों से 3D प्रिंटिंग तक भारत ने सभी के लिए सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ घर उपलब्ध कराने की अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। ये 3D प्रिंटेड घर केवल तकनीक नहीं बल्कि एक ऐसे भविष्य का प्रतीक है जहां आवास सस्ता, अनुकूलनशील और पर्यावरण अनुकूल होगा। सीबीआरआई के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने 250 क्षेत्र विशिष्ट आपदारोधी आवासीय डिजाइन तैयार किए हैं। इस दौरान उन्हें भवन निर्माण से जुड़ी उन्नत रिसर्च, सुरक्षा उपाय और आपदा प्रबंधन संबंधी तकनीकों की जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को एक विशेष फायर सेफ्टी मॉडल प्रस्तुत करते हुए बताया कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो किस प्रकार आधुनिक तकनीक की मदद से तुरंत उसे काबू किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सीबीआरआई द्वारा की जा रही रिसर्च न केवल भवन निर्माण क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी बल्कि आपदा प्रबंधन को भी और सशक्त बनाएगी। So the goal of this visit is how CBRI is an exceptional institute. It's been there for decades. They have created so many innovations in the building materials or all the related to whether it is Ram Mandir, structural design, those kind of Navodaya schools, those kind of stuff. So how can we use their help to come up with scalable housing solutions? And in that process we have been talking about, can we 3D print a house in a cost-effective manner? Cost is a major thing for a lot of the poor people. Government is giving, when you combine with Swachh Bharat, Manrega and Basic, it comes around total 1.7 lakhs. So can we build a 3D house within 1.8 lakhs was what we discussed several months ago, and they have designed one beautiful 3D constructed house within that cost. So that's why I came to see how it was done, and I gave some suggestions on what need to be improved, and it came out really well. आज से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं सीमांत क्षेत्र में लोगों को भी काफी लाभ होगा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मुनस्यारी के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ान योजना के तहत संचालित इस योजना का देहरादून से वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन हेली सेवाओं से शुरू होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के बीच सीधी हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुनस्यारी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पंचाचूली पर्वत श्रृंखला और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है।
इस सेवा के प्रारंभ होने से न केवल मुनस्यारी की सुंदर वादियों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि यह सेवा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां एक और इन दोनों क्षेत्रों में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय निवासियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। वहीं जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे सीमांत के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आज पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए उड़ान योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेली सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए मैं समस्त पिथौरागढ़ वासियों को बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। ये सेवा दिन में 2 बार चलेगी। इससे पर्यटकों और स्थानीय जनता को, विशेष रूप से मुनस्यारी की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इस मौके पर नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। नैनी सैनी एयरपोर्ट से हेरिटेज एविएशन का हेलीकॉप्टर 5 यात्रियों को लेकर मुनस्यारी के लिए रवाना हुआ। मुनस्यारी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने हेलीकॉप्टर सेवा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि इस सेवा से मुनस्यारी में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और अधिक से अधिक यात्री यहां पहुंच पाएंगे। इसके अलावा स्थानीय लोगों के साथ ही बीमार और बुजुर्ग भी सेवा से लाभान्वित होंगे। हेली सेवा शुरू होने से जरूर आदि कैलाश के पर्यटक प्लस जो पिथौरागढ़ के पर्यटक जो यहाँ पर ये पूर्णागिरी आते थे वो पर्यटक काफी ज्यादा आएंगे और ये एजेड पर्यटकों को मुनस्यारी जैसे हाईट पर देख के जाने में जरूर सुविधा होगी। वहीं पहली बार इस सेवा का लाभ लेने वाले यात्रियों ने हेली सेवा को सीमांत क्षेत्र के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा कि वे मात्र 15 मिनट में मुनस्यारी से पिथौरागढ़ पहुँच गए, जिससे उनकी समय की बचत हुई। यात्रियों ने कहा कि इस सेवा से मुनस्यारी वासियों के साथ ही पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। काफी अच्छा लगा यात्रा करके। 15 मिनट में मुनस्यारी से यहाँ पिथौरागढ़ कर दिया और ये मेरी पहली यात्रा थी और मैं ऐसा मानता हूँ कि आगामी समय में मुनस्यारी वालों को पिथौरागढ़ आने के लिए काफी सुविधा हो जाएगी और काफी अच्छा लगेगा और समय की बचत हो जाएगी। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के बीच इस हेली सेवा का संचालन हेरिटेज एविएशन के द्वारा किया जा रहा है। मुनस्यारी से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के बीच का किराया 2500 रुपए रखा गया है। यह हेलीकॉप्टर मात्र 15 मिनट में मुनस्यारी से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से मुनस्यारी पहुंच रहा है। यह हेली सेवा पूरे सप्ताह चलेगी और प्रत्येक दिन में 2 बार संचालित की जाएगी। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:50 पर चलेगी। वहीं मुनस्यारी से पिथौरागढ़ के लिए सुबह 10:50 और दोपहर 2:10 पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। ये आज पहली फ्लाइट है जो कि हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ पे आई गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम और इनिशिएटिव बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट काफी फ्लाइट शुरू की गए हैं RCS रूट के अंतर्गत, जिसमें ये आज एक नई फ्लाइट ऐड हुई है जो कि पिथौरागढ़ से लेकर मुनस्यारी के लिए दिन में 2 बार चलेगी। फ्लाइंग टाइम एक साइड का 15 मिनट के आसपास है। सफर अच्छा था, बहुत अच्छा। आई होप कि इस फ्लाइट से मुनस्यारी के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। उनको पहले आने में तकलीफ होती थी, अब वो पिथौरागढ़ से सीधा यहाँ की फ्लाइट पर 15 मिनट में यहाँ पर पहुंचे। बहरहाल हेली सेवा शुरू होने से पिथौरागढ़ में पर्यटन गतिविधियों में इजाफा होगा। साथ ही आपदा प्रबंधन और आपदा स्थितियों में यह सेवा जीवन रेखा साबित होगी। DD न्यूज के लिए पिथौरागढ़ से राकेश पंत की रिपोर्ट। वहीं इसके साथ ही अल्मोड़ा से हल्द्वानी के बीच भी हवाई सेवा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। अल्मोड़ा हल्द्वानी हेली सेवा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि अल्मोड़ा प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर है। हेली सेवा के शुरू होने से लोगों को आपात स्थिति में लाभ मिलेगा और पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हल्द्वानी से अल्मोड़ा का किराया 2500 रुपया निर्धारित किया गया है। हेरिटेज एविएशन कंपनी की कार्मिक गीता रावल ने बताया कि अल्मोड़ा से हल्द्वानी हेली सेवा प्रतिदिन 2 बार चलेगी। पहली उड़ान
टाटिक हेलीपैड से प्रातः 11:50 पर और दूसरी उड़ान का समय अपराह्न 3:10 निर्धारित किया गया है। हेली सेवा शुरू होने से अल्मोड़ा के लोगों को लाभ मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अक्टूबर से जो ये हेली सेवा शुरू हुई है, ये हल्द्वानी से अल्मोड़ा शुरू हुई है और इसका जो किराया है वो है 2600 और सर ये 2 टाइम चलेगी, एक मॉर्निंग में और एक दिन में। जो सुबह का समय है वो है 11:50 का और जो दिन का समय है वो है 3:10 का और ये हफ्ते के 7 दिन चलेगी। अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने कहा कि अल्मोड़ा की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में है। अल्मोड़ा हेली सेवा शुरू होने से यहाँ की संस्कृति पर्यटन को गति मिलेगी। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी जो हेलीकॉप्टर हवाई सेवा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं हम लोग। वास्तव में मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के आशीर्वाद से आज यहाँ हेली सेवा प्रारंभ हो रही है, क्योंकि मेन जो है सबसे महत्वपूर्ण है आदमी का स्वास्थ्य। कभी कोई ऐसी आपातकाल इमरजेंसी में आवश्यकता होती है तो उस समय ये वास्तव में बहुत लाभदायक रहेगा। अल्मोड़ा हल्द्वानी हेली सेवा की प्रथम उड़ान के यात्री बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हेली सेवा से अल्मोड़ा से हल्द्वानी 15 से 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। आज यहाँ से अल्मोड़ा से हल्द्वानी जो हेली सेवा शुरू हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें यात्रा करने में कम से कम जनरली 4 से 5 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक वगैरह की वजह से। तो अगर हेली सेवा शुरू है तो यहाँ के जो आम नागरिक हैं और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए बहुत एक खुशी की बात है, क्योंकि इसमें समय और की बचत बहुत अच्छे से होगी। अब 15 से 20 मिनट में के ड्यूरेशन हम यहाँ से अल्मोड़ा से हल्द्वानी पहुँच सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी देहरादून में हर साल की भांति इस वर्ष भी दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी देहरादून में बन्नू बिरादरी द्वारा दशहरे का पर्व 77 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में किया जाता है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोख सिंह नागपाल ने कहा कि इस वर्ष रावण के पुतले की लंबाई 121 फीट, मेघनाथ के पुतले की लंबाई 70 फीट व कुंभकर्ण के पुतले की लंबाई 75 फीट है। इसके साथ ही लंका को भी भव्य तरीके से बनाया गया है। शोभा यात्रा को भव्य रूप से सजाया गया है और 2 बैंड बाहर से आए हैं, जिनमें एक नासिक से और एक पंजाब से है। दशहरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार बड़े जोर शोर से है। जो हमारा रावण का पुतला है 121 फीट का है। मेघनाथ, कुंभकर्ण जो हमारे 50 और 55 फीट के होते थे वो 70 और 75 फीट के। और सबसे बड़ी चीज़ और इस बार लंका भी भव्य लंका है हमारी, जो 45 बाय 45 किला रूपी लंका है इस बार। उसके आगे 2 राक्षस भी हमने इस बार खड़े किए हैं। और आतिशबाजी उसमें हमने इस बार थोड़ा सा चेंज करके ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल भी इसमें इस बार हमने आतिशबाजी में किया है, ताकि पॉल्यूशन कम रहे। और शोभा यात्रा हमारी निकलती है हर बार की तरह, भव्य शोभा यात्रा है और उसके पात्र वगैरह सब हमारी तैयारियां हमारी टीम कर रही है। देहरादून के केदारपुरम स्थित राजकीय बालिका निकेतन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नवरात्रि के पावन पर्व पर कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने नन्ही कन्याओं के चरण पखारकर उनका पूजन किया और उनके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कन्याओं में मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप दिखाई देता है। उनके चरण पखारते ही उन्हें मन को अपार शांति मिली। उन्होंने कहा कि सच्ची दुर्गा पूजा यही है कि नारी शक्ति का सम्मान और बेटियों के प्रति स्नेह है। इस अवसर पर उन्होंने बालिका निकेतन में स्थित स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी की यूनिट का भी दौरा किया और नवजात बच्चों का हालचाल जाना। मंत्री ने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि सभी बेटियां सदैव सुखी व स्वस्थ रहें और समाज में नारी शक्ति का प्रकाश फैले।
आज नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री के रूप में पूजी गई। लोगों ने 9 कन्याओं की पूजा की। टिहरी जिले में स्थित मां कुंजापुरी, मां सुरकंडा और मां चंद्रबनी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। इसके अलावा भद्रकाली, राजराजेश्वरी, ज्वालामुखी आदि मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। देहरादून से आई अनुप्रिया धमांदा ने बताया कि आज वह परिवार सहित माता कुंजापुरी के दर्शन करने के लिए आए हैं। आज यहाँ नवरात्रि के पर्व अवसर पर आई हूँ और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और मेरी भी हुई है, तो मैं यहाँ आई हूँ, हर साल आती हूँ। पुजारी राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि नवमी के अवसर पर पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि 51 सिद्धपीठों में से एक कुंजापुरी में सती माता का कुंज का भाग पड़ा था, इसलिए इसे कुंजापुरी कहा जाता है। हाँ, सती जी के 52 शक्तिपीठों में माँ सती जी का छाती का भाग है, कुंजापुरी के नाम से जानी जाती है। और दुर्गा के 9 रूप हैं। 8 दिन का प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चतुर्गणपति, कुष्मांडी, और 9वें सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जाती है। और माता आज की तारीख में खुश होकर सबको खूब वरदान देती है उसकी मनोकामना के लिए। बीएसएनएल ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया, जिसमें 633 स्वदेशी 4G साइट्स शामिल हैं। उत्तराखंड में 4G का टोटल 1716 साइट संचालित की जा चुकी हैं, जिसमें 459 साइट दूरस्थ गांव में बॉर्डर एरिया में संचालित हैं। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक कुलविंदर कुमार ने बताया कि इस पहल से 2,26,700 से अधिक ऐसे गांवों तक मोबाइल सेवा पहुंचेगी, जहां पहले कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी। डीबीएम 4G योजना के तहत उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 1057 दूरस्थ गांवों में 4G सेवा के लिए 589 नए टावर लगाने की योजना है, जिनमें से 459 टावर चालू हो चुके हैं। हम 4G नेटवर्क को भविष्य में 5G में अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अलग से उपकरण लगाने की आवश्यकता होगी। यह पहल देश की डिजिटल क्रांति को और गति देगी और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करेगी। बीएसएनएल ने पिछले 25 साल में एक बहुत ही अच्छी सर्विस दी है उत्तराखंड के लोगों के लिए। हमने बहुत सारी प्रोग्रेस भी की है। अभी रिसेंटली शनिवार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4G के टेक्नोलॉजी जो कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित है उसको लॉन्च किया है और पूरे इंडिया में हमने 92,000 प्लस साइट, जिसमें से हमारे डिजिटल भारत निधि से फंडेड जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड जो है, वो 14,000 प्लस साइट्स हैं। बात रही उत्तराखंड की, तो हमने उत्तराखंड में 1700 से ऊपर साइटें 4G की मिशन की है। और जो हमारी सैचुरेशन की साइट है, जो कि दूरदराज है, बॉर्डर एरिया है, जहाँ मतलब कि दूसरा कोई प्राइवेट ऑपरेटर जो है सर्विस देने को तैयार नहीं है, वहाँ भी हमने उस गांव में जो 4G को कमीशन किया है। देहरादून जिले के सेलाकुई में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से वित्तीय समावेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना और री-KYC की प्रक्रिया प्रमुख रूप से शामिल रही। ग्रामीणों ने मौके पर ही नामांकन कर इन योजनाओं का लाभ उठाया। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से लोगों को जागरूकता और सुरक्षा दोनों मिलती है। इस शिविर के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप किस तरह से इन खातों को चालू रखिए। जैसे इसमें बीमा की सुविधा है कि आप बहुत कम पैसे में बीमा करवाएंगे और बहुत अच्छा उसमें रिटर्न है। और कई जो सरकारी योजनाएं हैं, जनधन खाते हैं, और जिसके कई पूरा खाते पुराने हुए हैं, जो लेन देन कम करते हैं, उनके खाते बंद हो जाते हैं, उन पुराने खातों को भी खोल के रिन्यू करने का काम, और कई तरह की योजनाएं जो है उसके बारे में इन्होंने बताया। आज यहाँ सेलाकुई में स्टेट बैंक ने एक कैंप लगाया था। यहाँ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके साथ बीमा योजना, इंश्योरेंस जितनी भी है, जैसे कि जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना, पेंशन योजना, री-KYC, लोन के बारे में, इन सब के बारे में उनको यहाँ पे जागरूक कराया गया और उनको इन्फॉर्मेशन दी गई। ये भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के आदेश अनुसार सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स
विभिन्न गांवों में, ग्राम पंचायतों में कैंप लगा रहे हैं। ये संतृप्ति अभियान, सैचुरेशन ड्राइव के अंतर्गत ये सारे कैंप्स किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी हमारे जनधन के खाते हैं उनका री-KYC करना। आप सबको पता होगा कि मोस्टली भारत जनधन के खाते 2014 और 15 में खोले गए थे और उन सभी खातों के अवधि 10 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है और रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार KYC के गाइडलाइंस के अनुसार 10 वर्षों में इनका एक बार री-KYC होना जरूरी है। मसूरी में ऑल मसूरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एक रैली और जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने न केवल स्थानीय समाज को बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाई, बल्कि एक नई और गंभीर मांग भी सामने रखी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक मंत्रालय की स्थापना की जाए। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख समाज सेवी नरेंद्र साहनी ने चिंता जताते हुए कहा कि आज देश में बुजुर्गों की संख्या 12 करोड़ से अधिक हो चुकी है और 2047 तक यह आंकड़ा 20 करोड़ को पार कर जाएगा। ऐसे में अगर उनके लिए कोई समर्पित तंत्र नहीं होगा तो उनकी समस्याएं और उपेक्षा बढ़ती जाएंगी। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए जो उनकी सामाजिक, आर्थिक और कानूनी समस्याओं पर सीधे काम करे। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है पिछले 10 वर्षों में यही रहा कि हमारे परिवार विघटित हो गए हैं। एक संयुक्त परिवार के स्थान पर एकीकृत परिवार हो गए हैं, जहां दादा दादी की, नाना नानी की महत्व नहीं रहा। ये दिवस मना करके हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके जड़ों में दादा दादी और नाना नानी का खून है, उन जड़ों को सिंचित रखें। सरकार को चाहिए कि एक तो इन छोटी छोटी मांगों को स्वीकार करें, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पेंशन दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, 1500 दी जा रही है, 1000 दी जा रही है, 3000 दी जा रही है। तो कोई अगर घर के 2 लोग दिल्ली तक आना जाना करें, और आजकल जो आपने इतनी बढ़िया ट्रेन्स भी चलाई हैं उनके किराए भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसका सारा पेंशन तो वहीं ख़त्म हो जाती है, चाहे वो उपचार के लिए जा रहा है, चाहे वो किसी अपने अन्य कार्य के लिए जा रहा है। तो इस पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है और हम तो चाहते हैं कि एक मिनिस्ट्री बननी चाहिए, मिनिस्ट्री जो कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जितनी उनकी कठिनाई हैं उसको सॉल्व करे और उसके लिए अपने सुझाव दे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तोहफा, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। कैबिनेट ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी दी मंजूरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया 100 साल पूरे होने का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का। केंद्रीय राज्य मंत्री पेमा सानी चंद्रशेखर पहुंचे रुड़की। CSIR और CBRI में देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का किया उद्घाटन। कहा, CBRI ने दिखाई ग्रामीण भारत के लिए सस्ते घरों की राह। पिथौरागढ़ से मुंशियारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आज से शुरू हुई हेली सेवा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वर्चुअली शुभारंभ। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और देश भर के साथ साथ देहरादून में भी धूमधाम से मनेगा दशहरा पर्व। परेड ग्राउंड में जलेगा 121 फीट ऊंचा रावण। पूरी हुई तैयारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।